So yesterday we had seen the types of contract, what are the advantages of fixed type contract and what is fixed type contract, advantages and disadvantages and everything over here. Okay. Now, seeing Sagar, roll number 120. Yes, sir. Yes, beta. What was your doubt regarding that yesterday contract? सर, और जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने एक साल का बॉन्ड साइन किया कंपनी से, अगर वो बीच में उसे कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसे बोला है कि उसे मिनिमम 2 मंथ लगेगा रिकवर होने के लिए, तब वो कंपनी क्या करेगी वो टाइम पे? वो टाइम पे कंपनी ना, उनका पॉलिसी रहता है, मेडिकल हिस्ट्री रहेगा, मेडिकल बैकग्राउंड रहेगा, सीवियर रहेगा, देन दैट 2 मंथ विल बी एक्सटेंडेड, विल नॉट बी वेव्ड ऑफ, एक्सटेंड होगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने से, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझो मैंने स्टार्ट किया और 3 महीना किया मैंने, उसके बाद मेरा 2 महीना एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोला तू कहीं जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, 2 महीने तक तुझे बिस्तर में लेटे रहना है। तो वहां पे सपोज मेरा जनवरी से दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मार्च अप्रैल में मेरा एक्सीडेंट हो गया, सपोज अप्रैल में एक्सीडेंट हो गया, अप्रैल में 2 महीने नहीं गया मैं, तो कंपनी नया बॉन्ड, नया क्लॉज बनाएगी, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, जहां पर वो लोग बोलेंगे जनवरी से लेके तुम्हारा मार्च तक रहेगा, जनवरी से मार्च तक या फरवरी तक जो भी रहेगा वो, वहां पे लोग मेंशन करेंगे 12 मंथ्स एक्सक्लूडिंग अप्रैल एंड excluding May and April and May of 2020 because of medical reason met with an accident, supporting document तुम्हारा हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्टर का डॉक्यूमेंट रहेगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड। इवन सपोज तुम्हारा कुछ फंक्शन आता है, मैरिज आता है या कुछ भी आता है, वहां पे भी अगर तुम 1-2 हफ्ते का छुट्टी लेते हो या 1 महीने का छुट्टी लेते हो या जो भी रहेगा 2 हफ्ते का छुट्टी लेते हो, तो वो भी एक्सटेंड होगा, मेंशनिंग दैट you had a personal reason for that, a personal function for that, and it will be extended, सब कंसिडर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट टाइम। एक्सीडेंट बोल के नहीं होने वाला था मेरे को, हो गया, गलती हो या ना हो अपनी, हो गया, शादी सोचा नहीं था हो जाएगा करके, हो गया, एवरीथिंग इज नॉट प्लान्ड, समथिंग हैपेंस, डेस्टिनीज। So if the destiny is saying that you're going to get married now after the joining where your contract is there, so you can't keep your marriage aside and say that no, I am bonded to company so I can marry you after 1 year. तो फिर समझ जाना, फिर 1 साल के बाद किसी और के साथ दिखेगी फिर वो, या किसी और के साथ दिखेगा वो whatever it is. Okay, so that can be considered, but that also depends on company to company. Most of the companies they accept it because it is a natural and you have to get married some or other day. So if the destiny has planned you for now and nothing is coming in between, then how can the company come in between? So it can be extended. हाँ, लेकिन अगर तुम ये बोल के छोड़ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे कहीं और मिल गया है अच्छा वाला, तो in that case you have to pay the fine of the bond amount which have been signed. जब बॉन्ड करते हैं 2 साल का, तो वहां पे लिखा रहता है कि इफ द एम्प्लॉय इज लिविंग इन बिटवीन विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट वैलिड रीजन बोल रहा हूं मैं ऐसा, जहां पे वो छोड़ के जा रहा है 2 साल के पहले, तो उसको बॉन्ड में लिखा रहता है 1 लाख जो भी अमाउंट रहेगा यू हैव टू पे दैट। तो तुमको वहां पर 1 लाख रुपए सबमिट करके जाना पड़ता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तभी रिलीज होंगे, 2 साल तक डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सीज रहते हैं कंपनी के पास। वैसा सर मेरे डैडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी हो, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ बॉम्बे में, उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, तो मैं ये रीजन छोड़ के जा सकता हूँ ना, मैं मॉम डैड का दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो मैं भी दिल्ली ट्रांसफर ले रहा हूँ, विल इट वर्क और नॉट? एनीवन? इट्स एन ओपन फोरम। यस सर। नो सर। विल इट वर्क और नॉट? नॉट वर्क। कंपनी बोलेगी हाँ बेटा ठीक है, तेरे मम्मी पापा का दिल्ली ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, तू जा फिर दिल्ली जा। नहीं सर, नहीं वर्क होगा। क्यों सर हम लोग अगर सर इफ कंपनी के बॉन्ड में ये रहता है कि छोड़ना है तो 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, और अगर कुछ वैलिड रीजन हो तो यू कैन
लीव, बट उनको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट या कुछ डिपॉजिट करके उन लोग अपना ये छुड़ा 1 सकते लाख हैं। रुपीज का साइन, 1 लाख रुपीज आजकल मिनिमम कंपनी 1 लाख रुपीज लेती है, क्योंकि 1 लाख सुन लिया तो फ्रेशर ही बॉन्ड लेता है, एक्सपीरियंस वाला बॉन्ड तो लेता नहीं है। तो फ्रेशर बोलेगा कि मेरा सालाना पैकेज ही 1.5 लाख है, तो मैं सिर्फ 3 महीने काम किया हूँ, सालाना अगर 1.5 लाख बोल दिया तो मंथली मेरा वहाँ पे 12,000 15,000 कुछ तो आता है, तो 12,000 मेरा महीने का है, 3 महीने काम किया हूँ, 1 लाख फाइन देने का है, मतलब 40-45 कमाया और 1 लाख फाइन दे रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं परवड़ेगा, मेरे को रुकना ही पड़ेगा, मैं रुकूंगा, ऐसा बोल के रुक जाते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड अगर 50,000 का रख लिया और 2 साल का बॉन्ड है, 50,000 है, 3 महीना 4 महीना काम कर लिया, अगर कहीं और मिल गया तो बोलेगा ठीक है मेरा पगार मत देना मेरे को 4 महीने का, ले लो मैं जा रहा हूँ। तो ये सोच के, लेकिन अगर मम्मी पापा का ट्रांसफर होता है, अब गवर्नमेंट का कैसा रहता है ना कि तुम्हारा जब ट्रांसफर होता है ना जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे तुमको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा लीव हो जाता है, उसकी वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी में नहीं रहता। तो अभी तुम्हारे मॉम डैड को तो जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट डे, तो फ्लाइट से या जो भी रहेगा, गवर्नमेंट विल बी पेइंग दैट एवरीथिंग, एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। Then will you say that to the company that my mom has been got transferred, so even I'll be getting transferred over there, so I want to leave this job? No, sir. Why? Because there might be other individuals who are of the same age who are not staying with their parents. They might be staying as what do you say, in guest houses or something. So PG, the company might give them paying accommodation guest. charge. Yeah, paying guests. Yes. When you are earning, that means you're not bonded to your parents for like this. It is understood. It is a common sense. मतलब कमाने की उम्र में भी तुम अगर माँ बाप के पल्लू से बंधे हुए हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट देन गेटिंग। पढ़ाई के वक्त समझ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी पापा का गाइडेंस चाहिए रहता है, उनका हेल्प चाहिए रहता है। लेकिन तुम्हारा कॉलेज एजुकेशन पूरा हो गया है, तुम क्वालिफाइड हो, तुम मैच्योर्ड हो, तुम जॉब कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि मेरे मॉम डैड का ट्रांसफर हो गया तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं उनके साथ में नहीं रह सकता, तो तुम कहीं नहीं रह सकते फिर देखा जाए तो। So you have to make your own existence. So then you have to say that, yes, you can go wherever you have got transferred. I will stay here only because I want to make my career. You have made your own career. Now I have to want to make my own career. So company also will not leave. That is the case. तो बॉन्ड कभी भी साइन करो तो देख के साइन करो कि मेरा पैकेज कितना है, पेनल्टी कितना देने के लिए बोल रहे हैं और कितने साल के लिए है। एंड स्टार्टिंग में तुमको 2-3 साल एक कंपनी में तो मिनिमम निकालना ही पड़ता है, मिनिमम 3 साल तो निकालना ही पड़ता है। देन यू गेट लिटिल बिट स्टेबिलाइज्ड इन द मार्केट, बिकॉज इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द कंपनी एवरी ईयर, आफ्टर 5 years you have changed 5 companies, and the 6th company where you are appearing, what they will think of then? ये तो हमारे पास 1 साल के लिए मेहमान बन के आने वाला है, तो इसको इतना देख के सैलरी दे के मतलब नहीं, इसको हायर करके मतलब नहीं। क्यों? 5 साल में तो 5 कंपनियां बदल चुका है, तो क्या गारंटी है कि हमारे पास भी टिका रहेगा ये? इट इज ऑब्वियस। So company won't be keeping you for a long time then. Forget about keeping, they won't be interested in keeping you also. They won't be interested in interviewing also. Whenever they scrutinize your resume, they check कि how long you have been associated with one of the company. Minimum 3 years, that means they expect, okay, अगर ये हमारे पास भी अगर 3 साल रहेगा, इसको हमने सैलरी दिया, तो अगर हम इसको महीने का अगर 50-60 हजार दे रहे हैं और ये हम लोग को महीने का 1 लाख रुपए का काम दे रहा है खुद के एंड से, तो ये बेनिफिशियल है, तो ये 3 साल तक हमारे पास रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन तुम हर साल कंपनी चेंज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। इट विल बी हिंड्रेंस इन योर फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फाइनेंशियल ग्रोथ। You can give n number of excuses, but that excuses won't be entertained in the corporates where the company is expecting from you to stay for some time, not for a year, because 1 साल में अगर कॉर्पोरेट में अगर देखोगे, 1 साल में अगर बड़ा कंपनी है तो एक ही प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो तुम एक प्रोजेक्ट के लिए अगर हायर किया तो फिर तुमको सैलरी क्यों दे? वो लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेंगे ना, पेरोल पे क्यों रखेंगे वो लोग? जैसे एक्सपर्ट को बुला के हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं वैसा रखेंगे तुमको। So that is the case. So when you are signing any bond, make sure that if you are it is first job, if it is your first job, then minimum 2 to 3 years you have to stay. But provided you are interested in doing that job,
2 साल तो निकालना ही है, लेकिन तुम्हें वो जॉब पसंद नहीं है, मजबूरी है तुम्हारा निकालने का, तो 2 साल के बाद निकल जाओ, तीसरा साल रुको मत। नहीं नहीं नहीं, विनय सर ने ना हम लोग को टीवाई के टाइम पे बोला था कि 3 साल रुकना ही है, तो मैं 3 साल रुक रहा हूँ यहाँ पे, 1 साल और निकाल लूंगा। नेवर। जो तुमको काम बोल के लिया गया था, अगर वो काम नहीं हो रहा है ज्यादा वहां पे, उसका ज्यादा स्कोप नहीं है, तो इट्स बेटर टू लीव फ्रॉम देयर। फॉर एग्जाम्पल, तुमको डेवलपर करके हायर किया और वहां पे टेस्टर बनाकर रख दिया, विच आर नॉट इंटरेस्टेड। डेवलपर करके हायर किया, एनालिस्ट बना के रख दिया, एनालिस्ट बना के हायर किया, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लाइंट एंड पे भेजने लग गए, क्लाइंट साइड पे भेजने लग गए। सो दैट इज नॉट फिजिबल। हाँ, 1 महीने के लिए भेज दिया, चलो स्टार्टिंग में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है देखने के लिए 1 महीना 2 महीना भेज दिया, ओके। उसके बाद से तुमको एनालिस्ट के लिए हायर किया, वही जॉब दिया, डेवलपर के लिए हायर किया, वही जॉब दिया, टेस्टर के लिए हायर किया, वही जॉब दिया। देन यू कैन से दैट कि ओके, स्टार्टिंग का 2 महीना मेरा स्ट्रगल था क्योंकि उनको मेरा आउटपुट पता नहीं चला, तो अब मेरा जब आउटपुट पता चल गया तो वो लोग मुझे अभी मेरा डिजायर्ड काम दे रहे हैं, तो देन यू कैन ग्रो ओवर देयर, नो प्रॉब्लम। But if you are giving a job which you are not interested, then kindly leave as soon as the bond gets complete and look for that job where you are interested. Okay. Hopefully Sagar Singh doubt clear हो गया? पक्का? सर एक और डाउट था। हाँ बोलो। वो जो कंपनी वो 2 मिनट एडजस्ट करेगा तो उसका जो काम है वो कौन करेगा? किसी और को हायर करेगी कंपनी? यस, नहीं, फ्रेशर रहता है ना, फ्रेशर में ट्रेनिंग ही तो देते हो लोग, तो दूसरे बैच में डाल देंगे वो लोग। फ्रेशर रहता है मतलब ट्रेनिंग ही रहता है तेरा। और अगर समझ ले किसी प्रोजेक्ट पे रख भी दिया रहेगा तेरे को और तेरा वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी के पास अल्टरनेटिव रहता है, तो किसी ना किसी को अरेंज करेंगे। वो लोग ये नहीं बोलेंगे 2 महीने के लिए प्रोजेक्ट को रोक दो, नहीं, 2 महीने के लिए तेरे को रोक देंगे कंपनी में आने से। तुम बीमार है, एडमिट हो चुका है, घर पे रहे, पूरी तरह से ठीक होने के बाद तू आ जा, फिर देखेंगे तुझे उस प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में तू कहीं एकोमोडेट हो पाता है, कहीं फिट हो पाता है, या तेरे लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग देख के रख लेंगे। देखो, एसएम शेट्टी मेरे आने के पहले भी था, मेरे जाने के बाद भी रहेगा। मेरे आने के पहले भी कोई पढ़ाता था, मेरे जाने के बाद भी कोई पढ़ाएगा। कंपनी रुकेगी नहीं, काम रुकेगा नहीं, सिर्फ किरदार बदलेंगे काम करने के। काम तो वही रहेगा, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे। सेम वे विद द कंपनीज ऑल्सो। डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे कंपनी का कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, कंपनी तेरे आए पैदा होने के पहले भी चल रही थी, पैदा होने के बाद तू पढ़ के जब बड़ा हो गया, जब इस कंपनी में तुझे पता चला क्या होता है करके, तभी भी कंपनी चल रही थी, अभी भी चल रहा है, और तू मरने के बाद भी कंपनी चलेगा। तू छोड़ के जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, तेरे मरने के बाद भी कंपनी चलेगा। वो बात अलग है, उन कंपनी को चलाने वाले जनरेशन अलग रहेंगे, लेकिन कंपनी रहेगा। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि कंपनी वोंट परफॉर्म विदाउट मी। नो, नेवर एवर बीन दैट रॉन्ग इंप्रेशन। अल्टरनेटिव हर एक का है दुनिया में। मैंने अगर बोल दिया कल से मैं एसएम शेट्टी नहीं आ रहा हूँ, तो एसएम शेट्टी क्या मुझे मनाने के लिए आएगा? प्रिंसिपल सर मेरे पीछे भी जाएंगे, मैनेजमेंट को लेटर लिखेगा डोंट लीव करके। बाहर जाके चिल्ला देंगे ना कि एसएम शेट्टी में वैकेंसी किसको चाहिए करके, 1000 पब्लिक आ जाएंगे वहां पर। इट इज लाइक दैट। तो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, हर एक के पास है ऐसा। ओके, यस, एनी डाउट, एनीवन एल्स? No, sir. Okay, so we'll start with today's topic. If no one is having a doubt in that, time and material. यहाँ पर हमने देखा कल फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। अभी ये मेरा टाइम एंड मटेरियल। एडवांटेजेस क्या रहेगा? इजी टू चेंज रिक्वायरमेंट एंड लैक ऑफ प्राइस प्रेशर कैन असिस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब मेरे पास टाइम भी है और मटेरियल भी है। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता हूँ, हाँ चेंज कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं गया अभी तक। जैसे तुम लोग का स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट का तुमने टॉपिक जो चूज किया था, क्या सर मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? एक ही हफ्ता तो हुआ था, हाँ चेंज कर सकते हो।
मेरे पास मटेरियल भी है सर, मेरे पास पहले डॉट नेट था, अभी मेरे पास पीएचपी भी आ गया और जावा भी आ गया, तो मैं मटेरियल भी है, तो मैं टाइम भी है, तो मैं टॉपिक चेंज कर सकता हूँ क्या? करो ना चेंज, है तुम्हारे पास टाइम, है तुम्हारे पास मटेरियल, तो चेंज करो। तो इजी टू चेंज रिक्वायरमेंट। एंड लैक ऑफ प्राइस प्रेशर कैन असिस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है, टाइम है, मटेरियल है, अल्टरनेटिव अगर मिल जाएगा, मुझे उतना टाइम है मेरे पास तो चलेगा। मेरे पास प्रेशर नहीं है प्राइस का, तो वो मेरा क्वालिटी में मेरे को हेल्प कर देगा, इट विल बी हेल्पिंग इन माय क्वालिटी। समझ में आया एवरीवन टाइम एंड मटेरियल का कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Customer liability. The customer absorbs all the risk associated with poorly defined or changing requirement. अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, बोल तो रहे हैं ठीक है चेंज कर सकते हो करके, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। तुम लोग अभी अगर आके बोल दो सब मुझे प्रोजेक्ट चेंज करना है, नहीं करूंगा मैं। क्यों? टाइम गया है। तो वो होता है कस्टमर का लायबिलिटी। मतलब तुम्हें टाइम पे समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है मेरे पास। टाइम होते, बोलते ना वक्त होते ही सुधर जाओ, एक बार वक्त निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है यहाँ पे भी, जब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको परफॉर्म करो, यूटिलाइज करके देखो और आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या बुरा है करके। That is customer liability. That means the customer absorbs all the risk associated with poorly defined or changing requirements. Lack of incentive for suppliers to be cost effective. टाइम भी है, मटेरियल भी है, बहुत सी वैरायटीज है मेरे पास, सप्लायर है, तो फिर मैं इंसेंटिव तो दूंगा नहीं। सप्लायर को अपना माल बेचना है तो बेच, तुझे नहीं देना है तो फिर मैं किसी और से ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू द ग्रोसरी शॉप फॉर योर weekly grocery or something like that. Now, normally, if you are going to purchase an egg, suppose egg you are purchasing, so basically how much it costs you? एक अंडा कितने का आता है? 5 rupees maybe. 6 रुपए। Now, market price for the egg is currently 7 rupees per egg. 7. Okay. Now, suppose मेरे जो दुकान वाला है घर के यहाँ पे, वो बोलता है कि नहीं आज से अंडा 10 रुपए दूंगा मैं। क्यों? मेरे को इंसेंटिव चाहिए 3 रुपए ऊपर से। तो मैं बोलूंगा कि यार ठीक है भाई, तुझे इंसेंटिव चाहिए ना तो ले 3 रुपए तो एक्स्ट्रा, और अब ये तू मुझे 10 रुपए का एक अंडा दे दे, चलेगा? नहीं सर। क्या करोगे फिर? अंडा खाना छोड़ दूंगा लेकिन तो एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं, ऐसा? बार्गेन। बार्गेन क्या बार्गेन करेगा तू? सर होलसेल के जगह से होलसेल से लेंगे, होलसेल। मतलब बाजू की दुकान से ले लोगे? एक ही दुकान थोड़ी है वहां पे, आजकल तो अंडे तो पान वाले भी रखते रहेंगे यार। मतलब मैं जब तुम लोग की उम्र का था, तुम लोग की उम्र का भी नहीं, स्कूल में था, तब मैं देखता था कि एक जाली जैसा लटकाते थे, गोल वाला मेटल का जाली जैसा, और उसके अंदर अंडे रखते थे। तो जब भी अंडा चाहिए था तो जाली को उठाओ, अंडा उसमें से निकाल के दे दो। पान वाला भी रखता था वो। तो अभी ये जनरल स्टोर वाले रखते हैं, किराना दुकान वाले रखते हैं, बेकरी वाले रखते हैं, बाद में फिर पान वाले रखते हैं। तो फिर ये सब दुकान तो अपने एरिया में रहता ही रहता है। तो अगर एक ने अगर मेरे को 10 का बेच रहे हैं इंसेंटिव कमाने के लिए, तो वहां पर उसके अंडे तो कभी बिकेंगे ही नहीं, वो खुद ही खाते बैठेगा फिर वो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरे पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं सप्लायर के लिए, मतलब सप्लाई करने के लिए, मेरे को अंडे का सप्लाई करने के लिए बहुत ऑप्शन है मेरे पास। तो उससे क्या होता है, सब दुकान वालों को यूनिफॉर्म रेट रखना पड़ता है, 7 रुपीज तो 7 रुपीज। तो उससे क्या होता है, उनको इंसेंटिव बहुत कम मिलता है। तो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर सप्लायर टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, तो उनको कॉस्ट इफेक्टिव रहने के लिए उनको इंसेंटिव भी खुद का कम करना पड़ता है, यानी कि मार्जिन उनका कम करना पड़ता है। तो मतलब अगर वो 7 रुपए का हम लोग को बेच रहे हैं तो उनको 6 to 6.5 में मिलता रहेगा, या तो 6 में मिलता रहेगा। तो लोग का मार्जिन सिर्फ 1 रुपए रहेगा एक अंडे के पीछे। सो इट इज लाइक दैट। तो इफ यू गो टू द होलसेलर वेयर यू कैन टेक इन ग्रो डजन में तो लेना नहीं मेरे को, क्योंकि इतना तो जगह नहीं मेरे पे घर पे रखने के लिए।
तो मैं वहां पे उसके हिसाब से जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है वैसे लूंगा मैं। तो डजन में तुम जाओगे वहां पे तो 7 रुपीज का 1 नहीं हो सकता है, 75 रुपीज का 12 आ जाए। तो 75 रुपीज का 12 आ जाए तो फिर वो मेरा 6 या 6.25 में आ जाता है एक सिंगल। तो मैं 6.25 में अगर सिंगल आ रहा है तो फिर मुझे सिंगल जब ले जाता है तो फिर 7 रुपए क्यों देते हैं? दैट इज अ होलसेल परचेज और बल्क परचेज। बल्क परचेज में तुम्हारा एक्सपेंस भी कम आता है रखने वालों का, दुकान में जो रखते हैं वो लोग, क्योंकि क्रेट का क्रेट अगर उठा के लेके जाएंगे पब्लिक तो उसको दुकान वाले का मेंटेनेंस भी कम रहेगा। अगर एक एक करके लेके जाएंगे तो उसको संभाल के रखो, देखो, फिर नेक्स्ट डे रात को अगर बंद करेंगे टाइम पे वापस और संभालो, टूटना नहीं चाहिए, फुटना नहीं चाहिए, चूहे बीवे से बचाओ। अगर चूहों का स्मेल आ गया अंडे का तो फिर वो लोग शायद नोच के खराब भी कर देंगे, या जो भी रहेगा वो गिर जाएगा, संभाल के रखो, ये वो सब। तो वहां पर मुझे इंसेंटिव कम मिलता है। तो lack of incentive support for supplier to be cost effective. Getting time and material everyone, disadvantages उसका? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Now fixed price per unit delivered. Read. Function point count 2000 तक है। Design cost per function point $242. इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट $725। तो टोटल कॉस्ट आ गया मेरा 967, मतलब ऐड किया दोनों को, 242 प्लस 725 967 हो गया मेरा। दिखा? Yes, sir. तुम लोग का घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, उसका बिल जो आता रहेगा वहां पे भी देखो ऐसा रेंज दिया रहता है ना, अप टू 100 यूनिट्स इतना प्राइस रहेगा, फिर 101 से लेके 200 तक इतना प्राइस रहेगा, 201 से लेके 300 तक इतना प्राइस रहेगा। कभी चेक किया कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल घर पे आता है करके? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पता है क्या तुम लोग को? Yes, sir. ये तो बोलेगे एमएससीबी, अडानी, टाटा, ये सब मेरे घर वाले रिश्तेदार है, फ्री में आता है। आता है, देखा है? तो कभी यहाँ पे चेक किया तुमने रेंज? नहीं चेक किया कभी? किसने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा नहीं है? So mostly only price. Only price, okay. How much I have to pay? Last amount. Yeah. How much you have to pay and Okay. what's the last date to pay? Okay, due date, so that I shouldn't be penalized. Now, do you know that suppose you are paying X amount for electricity. Do you know how much is the actual electricity का charge in that? X amount तुम पे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक्चुअल में बिजली जो तुमने इस्तेमाल किया है उसका कितना अमाउंट है तुमको पता है क्या? TYT B है या लंच करने गया Yes, sir. है? No, sir. ओके, समझो मैं 100 रुपीज पे कर रहा हूँ लाइट बिल एक महीने का। पता है कि मेरा एनर्जी चार्जेस जिसको बोलते हैं, मतलब मेरा एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उसमें अमाउंट कितना रहता है 100 के अंदर? No, sir. No, sir. इट इज 40 रुपीज। 30 to 40 रुपीज इज माई एनर्जी चार्ज, मतलब जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है वो 30 से 40 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी है। तो सर 60 रुपए क्या करते हैं लोग? अगर तुम लोग देखोगे ना वहाँ पे व्हीलिंग यूनिट, गवर्नमेंट चार्ज, टैक्स, ये वो सब मिला के तुम्हारा 60 रुपीज बनता है। फिक्स्ड प्राइस चार्ज करके ऐसे आता है, जहाँ पे रेसिडेंशियल वालों को 25 रुपीज रहता है। और अगर तुम वहाँ पे कुछ और बिल्डिंग टाइप है या कुछ और है तो वहाँ पे 35 रुपीज फिक्स रहता है, मतलब वो भरना ही है तुमको, जो भी तुम्हारा बिल अमाउंट रहेगा उसमें तो वो भरना ही है। तो मेरा 40 का अगर वो है तो प्लस 25 हो गया 65, तो 65 मेरा हो गया। अब 65 रुपीज के ऊपर वो लोग इतना % टैक्स, ये वैट बिट लगाएंगे, व्हीलिंग चार्जेस लगाएंगे, केबल का रेंट लगाएंगे, ये वो सब करके मेरा 100 रुपीज तक जाता है। लेक्चर के बाद ना तुम लोग ना अपना लाइट बिल को स्टडी करके देखो, राइट साइड में ना पूरा टेबुलर कॉलम में दिया रहता है वो लोग कि गवर्नमेंट को पर यूनिट कितना जाता है पैसा। 1.06 पर यूनिट कुछ तो एमएससीबी वाले लेते हैं चार्जेस, 1.06 पर यूनिट।
मतलब अगर मैंने 50 यूनिट वापरा है तो 53 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो मेरा 40 रुपीज तो मेरा लाइट चार्जेस था, 53 मेरा टैक्स गया यहाँ पे, तो मेरा 93 तो यहीं पे हो गया ना। तो ऑब्वियसली मेरा तो लाइट बिल तो 100 आएगा ही। सो दैट इज द केस ओवर हियर। सो दैट इज हाउ दिस काउंटिंग इज डन। तो यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही किया है, फंक्शन पॉइंट काउंट। अगर मेरा 2000 तक फंक्शन पॉइंट आता है तो मेरा 242 पर फंक्शन पॉइंट और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट 967। एंड सो ऑन। क्लियर विद दिस स्लाइड एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको? एस्टिमेटेड सिस्टम साइज 2600 फंक्शन पॉइंट्स है, 2600 है मेरा, बराबर है। तो 2600 जो है ना वो कहां तक आएगा? कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पे 2600 मेरा कौन से रेंज में आएगा? दो 2600 मैंने फंक्शन पॉइंट डिफाइन किया है, तो 2600 मेरा कहां तक आएगा? कैसे आएगा? ब्रेकअप कैसे होगा वो? पहले में कितना दिया उन्होंने? 2000 दिया है। मेरा टोटल कंजम्पशन कितना था एफपी काउंट का? एफपी काउंट कितना है टोटल मेरा? 967. नहीं, टोटल फंक्शन पॉइंट कितना था मेरा? 2600 था ना? Yes. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला लाइन देखो, एस्टिमेट सिस्टम साइज 2600 एफपीस, तो 2600 एफपीस है मेरे। तो फर्स्ट में कितना गया मेरा? 242. नहीं, फर्स्ट में कितना काउंट है मेरा? फर्स्ट फंक्शन पॉइंट कितना, फंक्शन एफपी काउंट कितना है मेरा? 2000. 2000 है। तो 2000 का 242 प्लस 725 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा मैं। फिर नेक्स्ट कितना बचा मेरा? फिर उसमें से 2000 तो वापस लिया ना मैंने, तो टोटल कितना था मेरा? 642. अरे वैसा नहीं, 2600 था ना? 2600 था। हाँ सर. तो उसमें से मैंने 2000 यूज किया, तो बचा कितना? 600. 600 मेरा अभी भी अनबिल्ड है। 600 मेरा अभी भी अनबिल्ड है। तो नेक्स्ट स्लॉट में कितना आ रहा है उसके अंदर चेक करो जरा। नेक्स्ट स्लॉट जो दिया हुआ है ना, और 500 इसमें कितना ऐड कॉल हो हो रहा रहा है. है? वो कितना हो रहा है? 500. 500 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट 500 जो है वो मेरा 255 प्लस 764 दैट इज 1019 के हिसाब से चार्ज होगा। मतलब ये जो है मेरा, ये मेरा आ गया 2000, ये आ गया मेरा 500। अब बचा कितना है मेरा? 100. 100। फिर वो 100 आएगा मेरा यहाँ के कैलकुलेशन के हिसाब से, 500 यहाँ के कैलकुलेशन के हिसाब से, 2000 यहाँ के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 2000 इंटू 967 प्लस 500 इंटू 1019 प्लस 100 इंटू 1058, ये मेरा कॉस्टिंग होगा। समझ में आया क्या? अगर Yes, sir. 2600 बोल दिया तो डायरेक्टली 242 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग उसको। रेंज दिया है ना, अप टू 2000 रहेगा तो ये प्राइस रहेगा, लेकिन वहां से 2001 से लेके 2500 तक रहेगा तो ये प्राइस रहेगा, और 2501 से 3000 एफपी रहेगा, फंक्शन पॉइंट रहेगा, तो ये प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे उन्होंने वही कहा गया है कि देखो 2000 into 967, 500 plus 1019 and 100 into 1058, that is 25,49,300 डॉलर। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. समझे कैसे आया? 25,49,300 कैसे आया? 2000 into 967 plus 500 into 1019 plus 100 into 1058. तो ये तीनों को प्लस करके ये मेरा कॉस्ट आ जाता है 25,49,300. समझ में आया? Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now, what will be the charge for 3,200 FPs? Come on, everyone, tell me. Looking at this chart, what will be the 3,200 function point? Calculate karo everyone. 3,000 into Calculate everyone with the pen and pencil or mental, whatever you do calculation. Do calculate and tell me for 3,200 function points, what will be the costing? How much I have to pay? I'm giving you 2 minutes to calculate. 3,200 के लिए तुमको कैलकुलेट करना है. sir 3392800. Hello. So 31,91,300. Let us check what others are saying, how much they are getting. You keep your ready with you. I want everyone with the breakup. Breakup के साथ explain करना है तुमको. 2,000 into 967 plus जो भी आएगा वो. Yes, गौरव कितना आया? 31,91,300. What about others? Sir, 31,91,300. Everyone getting the same? Yes, sir. Yes, sir. 31,97,300. Yes, sir. किसी को तो अलग मिला रहेगा ना? या सब लोग ने सुन के बोल दिया 31,97,300 करके? Anyways, advantages for the customers for the fixed price per unit. Read. Done. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया?
Yes. Can we go to next slide then? Disadvantages की तरफ. Yes, sir. Yes, sir. अगर सपोज मेरा पहले 30 to 100 एफपी जाता था, ठीक है, चालू किया काम, मैंने रिक्वायरमेंट चेंज किया. रिक्वायरमेंट चेंज करने पे अगर मेरा 2600 एफपी आ रहा है, तो वो कितना आता? तुम लोग का 32 का कितना आया था वैल्यू? 31,91,300. 300. 31 लाख ना? Yes, sir. 31,97,300. लेकिन 91. और 26 से कितना आया था? 2600 से कितना आया था? अराउंड 25 लाख था ना ये, 25,41,300. तो अगर मेरा 6 लाख का लॉस हो रहा है यहां पर देखा जाए तो, मतलब जब पहला रिक्वायरमेंट लिया तब मुझे बोला गया कि इतने एफपी आएंगे, तो इतने एफपी के हिसाब से मेरा 31,97,300 यानी कि ऑलमोस्ट 32 लाख पे मेरा डन हो गया था डील. लेकिन बाद में बोला कि नहीं, हम लोग को 2600 एफपी होगा, मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा कॉस्टिंग आ जाएगा अराउंड 26 लाख का. अगर ये राउंड फिगर कर देता हूं तो मैं ये अमाउंट को, तो मेरा यहाँ पर डिफरेंस अगर देखोगे तो 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो ये भी तो एक एडवांटेज है कि तुम लोग रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए दे रहे हो, और ऊपर से रिक्वायरमेंट चेंज करने के बाद अगर कॉस्टिंग चेंज होता है तो भी मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा. सो दैट इज चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. देन हाउ डू यू चार्ज? यू कांट कम बैक अगेन ना. तुम लोग एक बार प्राइस बढ़ा के तुमको मिल गया तो फिर तुम बाद में कम भी तो नहीं कर सकते. तो ऑफिशियली तुमको करना पड़ेगा, लेकिन यू वोंट बी एबल, यू विल नॉट बी हैप्पी एक्सेप्टिंग इट. मतलब तुम लोग अगर मैं पहले बोल दूं, तुम लोग के एसपीएम के इंटर में तुमको 25 में से 22 मिला है, बहुत हैप्पी. सर 22, मैं तो लिखा था 15 मार्क का, सिर्फ 22 कैसे मिला? तो फिर मैं बाद में बोलूंगा अरे सॉरी 22 नहीं 15 ही मिला है तेरे को. हाउ डू यू फील देन? अच्छा आएगा ना? मजा आएगा. पहले 22 बोल के तुमको उम्मीद जताया मैंने, चलो भाई 22 मिल गया, बाद में नहीं सॉरी ये आपका मार्क्स नहीं था, 15 है. दैट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट दैट. पहले 22 बोल के खुश के, बाद में 15 बोल के बोलते ना असलियत दिखा दिया. सो सेम वे ओवर हियर आल्सो, फिक्स प्राइस पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो गया हम लोग का. तो अगर मेरा यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाता है तो मेरा प्राइस भी चेंज होता है. यूनिट बढ़ रहे हैं तो मेरे लिए एडवांटेज है, लेकिन अगर यूनिट कम हो रहे हैं तो मेरे डिसएडवांटेज है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. That is nothing but the fixed price per unit. Tendering process will continue in next lecture, that is slide number 12. Now let me give you the task for which you have appeared over here, which we have made you to sacrifice your lunch and sit over here with me. Let me give that to you. Most of them must have had it
in this 50 minutes. 50 minutes is enough to have the lunch. लेक्चर ज्वाइन किया, स्टार्ट किया सर ने, चलो मैं भी स्टार्ट कर दिया खाने के लिए. जब तक सर का प्रवचन खत्म हो जाएगा तब तक मेरा खाना भी खा के हो जाएगा. आया लिंक? Yes, sir. 38 entries मुझे चाहिए. Once you're done with the entry, you can leave the lecture and get you ready for your lunch. So till we meet next lecture, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.